हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी खबर डिकोड करने वाले हैं जो इंडो पैसिफिक के समुंदर में एक बिल्कुल साइलेंट लेकिन मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। असल में पावर शिफ्ट का आगाज हो चुका है, जहां उठाया गया हर एक नया कदम एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। एक खामोश पावर शिफ्ट, मोगामी क्लास का एडवांटेज, लंबी वॉर की स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक का बैलेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बाधा और आखिर में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ साइलेंट पावर शिफ्ट, जहां जापान ने एक टोटली अनप्रेसिडेंटेड मूव लिया है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि जापान जैसा देश जो हिस्टोरिकली पैसिफिस्ट रहा है, जिसने हमेशा वॉर से दूरी बनाई रखी है, वो अचानक अपनी सबसे टॉप सीक्रेट क्लोजली गार्डेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए क्यों तैयार हो गया? ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें अपनी दशकों पुरानी डिफेंस पॉलिसी साइड में रखनी पड़ी? देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जापान प्रैक्टिकली अपनी एडवांस्ड मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का पूरा ब्लूप्रिंट इंडिया को ऑफर कर रहा है। इस बोल्ड प्रपोजल का मकसद है कि इन हाईली एडवांस वॉरशिप्स को सीधे इंडियन शिपयार्ड्स में बनाया जाए। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। तो ये जिस वॉरशिप की हम बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या? आइए देखते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, द मोगामी क्लास एडवांटेज। इस डील का वजन समझने के लिए एक बार इस मशीन पर फोकस करिए। ये सिर्फ एक आम जहाज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन नेवल प्लेटफॉर्म है। हम बात कर रहे हैं एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, डेडली एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और लेटेस्ट टॉर्पीडोज की। बेसिकली मॉडर्न मैरीटाइम वॉरफेयर का एक बिल्कुल परफेक्ट लीथल सिंबल। और इसकी कीमत सुनेंगे, लगभग $500 बिलियन, यानी करीब $500 मिलियन सिर्फ एक वॉरशिप के लिए। ये मैसिव अमाउंट अपने आप में बताता है कि इस प्रोजेक्ट का स्केल और इस मशीन की एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी सीरियस हैं। लेकिन गेम सिर्फ महंगे हार्डवेयर का नहीं है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द लॉन्ग वॉर स्ट्रैटेजी। असली स्ट्रैटेजी ना इन मशीन से कहीं ज्यादा गहरी है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स और जापानीज थिंकर्स का मानना है कि इंडो पैसिफिक में अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कुछ दिनों का नहीं होगा, वो सालों चल सकता है। पता है कैसे? शुरुआत के 1 महीने में मलक्का जैसे की स्ट्रेट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। 6 महीने में सप्लाई लाइंस टूटने लगेंगी और फिर अगले 1 से 2 साल तक पूरे इंडो पैसिफिक में कंटिन्यूअस नेवल वॉर्स चलेंगी, बिल्कुल रीसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह। तो ऐसी लंबी वॉर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक वर्ड, इंटरऑपरेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एलाइड नेशंस की मिलिटरीज कितनी सीमलेसली एक साथ काम कर सकती हैं। अगर अलग अलग कंट्रीज के वॉरशिप्स का डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड हो तो जॉइंट ऑपरेशंस करना, स्टैंडर्डाइज तरीके से रिपेयर वर्क करना और एमिनिशन शेयर करना काफी आसान हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को ऐसे समझिए, पुरानी रियलिटी में अगर एक शिप डैमेज होती तो उसको हजारों मील दूर अपने होम पोर्ट वापस आना पड़ता था रिपेयर के लिए। पर नया प्लान क्या है? अगर शिप्स सेम डिजाइन की हैं तो एक डैमेज शिप किसी भी एलाइड जापानीज या ऑस्ट्रेलियन पोर्ट पर इजीली डॉक करेगी, उन्हीं आइडेंटिकल पार्ट से ठीक होगी और तुरंत वापस एक्शन में आ जाएगी। ये एक वल्नरेबल सप्लाई चेन को एक अनब्रेकेबल सेफ्टी नेट में बदल देता है। और यही हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, बैलेंसिंग द इंडो पैसिफिक और इसका द ट्रिपल अलायंस विजन। इस पूरे नेवल इंटीग्रेशन का अल्टीमेट गोल है एक सॉलिड मैरीटाइम ट्रायंगल बनाना, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी जापान के साथ वॉरशिप्स की एक मैसिव डील साइन की है। वहां की लीडरशिप ने तो क्लियरली कह दिया है कि दुनिया में किसी और देश के साथ उनकी इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं है जितनी आज जापान के साथ है। ट्रस्ट की फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुकी है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये न्यूट्रल जियोपॉलिटिकल कैलकुलस पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। आखिर इन तीनों नेशंस का मोटिव क्या है? इंडो पैसिफिक में रैपिडली एक्सपैंड होती नेवल पावर्स, स्पेशली चाइना, को बैलेंस करना। जापान चाहता है कि कोई उसका डिफेंस बर्डन शेयर करे। ऑस्ट्रेलिया को पैसिफिक के नए जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचना है। और इंडिया इस रीजन, खासकर इंडियन ओशन में प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की बेहतरीन पोजीशन में है। लोग अब वैसे भी ट्रेडिशनल अलाइज पर लंबे समय तक पूरी तरह डिपेंड रहने पर सवाल उठा रहे हैं। ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। आते हैं सेक्शन 5 पर, द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हर्डल, यानी एक जरूरी रियलिटी चेक। कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स।
पेपर पर ये ट्रिपल अलायंस का विजन जितना ग्रैंड लगता है, ग्राउंड लेवल पर इसमें काफ़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ा सवाल, जापान एग्जैक्टली किस हद तक अपनी कोर टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव सॉफ्टवेयर शेयर करेगा? फिर क्या उन कॉम्प्लेक्स जापानीज डिज़ाइंस को हमारे इंडियन शिपयार्ड्स में इजीली अडेप्ट किया जा सकेगा? और तीसरा, क्या इन वॉरशिप्स को इंडिया की स्पेसिफिक लोकलाइज्ड डिफेंस नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा पाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी देता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, द बिगर जियोपॉलिटिकल गेम। अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करके इस पूरे सिनेरियो को देखें तो क्लियर हो जाएगा कि ये पोटेंशियल फ्रिगेट डील सिर्फ एक सिंपल डिफेंस ट्रांजैक्शन नहीं है। एक वक्त था जब सुरक्षा के लिए किसी एक सिंगल सुपर पावर पर रिलाई करना पड़ता था, लेकिन अब एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। रीजनल पावर्स खुद एक डीपली इंटरकनेक्टेड और सेल्फ रिलायंट नेटवर्क बना रही हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी किसी और के भरोसे ना रहे। तो आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आके रुकता है, क्या सच में ये ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट्स की रुकावटों को पार करके इंडो पैसिफिक के फ्यूचर को रीशेप कर पाएगी? क्योंकि आने वाले वक्त में इस रीजन का बैलेंस सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अलायंसेस और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट से डिसाइड होगा। ये डील उसी ट्रस्ट का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर जरूर नजर बनाए रखिएगा।